हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हम 9th चैप्टर 11th क्लास का सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आजकल करवा रहा हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस होती है वो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको nth टर्म बताई थी, क्या होती है। ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन होता है और ए एन इज इक्वल टू nth टर्म कहलाती है, ए फर्स्ट टर्म कहलाती है, आर कॉमन रेशियो कहलाती है। कॉमन रेशियो क्या होती है कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दें तो उसका रेशियो जो है थ्रू आउट सेम रहे तो वो कॉमन रेशियो कहलाती है। कॉमन का मतलब सेम रेशियो। एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है। इसी तरह सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इफ आर इज ग्रेटर देन वन हो तो ये होती है, आर इज लेस देन वन हो तो ये होती है, आर इज इक्वल टू वन हो तो ये होती है। ठीक है, ये जो है सारे के सारे आपको मैंने चीजें बताई थी और इसमें मैंने आपको कुछ 4-5 जो है एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। आज उससे आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर देखेंगे, अगर समय बचा तो और क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो फिर हम उसको कल क्लास पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3/2 एंड 3/4 एन निकालना है हमें। और वो कह रहा है कि इफ नीडेड टू गिव द सम एस एन इज इक्वल टू हमारा 3069 डिवाइडेड बाय 512 गिवन है। अब यहां पर अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है इन तीनों में से कोई एक। वो हम किस हिसाब से करेंगे, आर के बेसिस पर। सबसे पहले हम यहां पर आर निकालते हैं। ए इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 3 है और आर इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 1/2 है। लेट अस चेक कि क्या 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है ना, हमने थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है। तो ये 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ये हमारा आर जो है वो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक जीपी है। अब एस एन, अब आर इज इक्वल टू हाफ है, यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज आर इज इक्वल टू, अब यहां पर क्योंकि आर इज लेस देन 1 है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहां पर आया, ये आया 3069 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू ए इज 3 इंटू आर इज 1 माइनस हाफ होल रेज टू द पावर एन, एन हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू आया 3 इंटू 1 माइनस हाफ रेज टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय हाफ, और ये हाफ जो है ऊपर जाकर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, 6 इधर ले आओ, ये आया 3069 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ होल रेज टू द पावर एन। ठीक है, ये इज इक्वल टू आया 6 2 जार। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 3069 डिवाइडेड बाय 6 2 जार 12, 6 1 जार 7, 6 1 जार 6 प्लस 1 7, 6 5 जार
32। ठीक है, अब इसमें इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो ये आया हाफ रेज टू द पावर n, ये पॉजिटिव हो गया इधर आके, और ये 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाय 3072 हो गया, और ये इज इक्वल टू 3072 डिवाइडेड बाय माइनस 3069, 3 डिवाइडेड बाय 3072 और इसको 3 से डिवाइड करें तो 1/1024 हो गया। ठीक है, ये हाफ रेज टू द पावर इज इक्वल टू इसको 1/2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 10 कर ले, ये बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 10। वही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हमने n निकालना है, तो इसकी 10 टर्म्स का सम जो है वो 3069 डिवाइडेड बाय 512 होगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। आइए एक और मैं सिर्फ तुम्हें देखो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उन क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस करो कि हम सिर्फ फॉर्मूलों में सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद जो अननोन टर्म है वो इक्वेशन की तरह से हमारे पास सॉल्व होती जा रही है। अब एक क्वेश्चन और बिल्कुल डिफरेंट तरह का इसमें आया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट of first 3 terms of a GP is equal to -1। कहता है find the common ratio and हमें R निकालना है और A निकालना है, या वो कह रहा है find all the 3 terms and the terms, तीनों टर्म्स निकालनी है साथ में। ठीक है, वो हमें निकालनी है। अब यहां पर एक चीज है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड प्रोडक्ट इज 1। अब मैं यहां पर आपको एक चीज दे रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है एपी में भी आ सकता है और जीपी में भी आ सकता है। अगर एपी में आता है कि एपी में द एज्यूम फर्स्ट 3 टर्म्स एज a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये एज्यूम करना है हमेशा। कभी भी आपने a प्लस डी और a प्लस 2d एज्यूम नहीं करना, मतलब a से पहले वाली टर्म और a से अगले वाली टर्म, हमें 3 टर्म्स एज्यूम करनी है। उसमें होगा क्या, मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताता हूं कि अगर हम इन तीनों को सम वाले फॉर्मूले पुट करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, उससे हमारे a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू को हम किसी एक में पुट करेंगे तो हमारी r की वैल्यू, d की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जीपी में, अगर जीपी में फर्स्ट 3 टर्म्स हमें कभी भी एज्यूम करनी हो तो एज्यूम फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, यहां पर 3 टर्म्स इन एपी है, 3 टर्म्स ऑफ जीपी को अगर हम एज्यूम करेंगे, जैसे हम ए आर और ए आर स्क्वायर एज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि हम a/r इंटू ए आर ये एज्यूम करेंगे। यहां पर हमारा लॉजिक क्या है कि वहां पर हम तीनों का सम कर रहे थे, हमारी ए की वैल्यू आ रही थी, यहां पे हम तीनों को मल्टीप्लाई, हमें सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, यहां पर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब हमारा आ जाएगा और इस a क्यूब से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका पर्पस है, ये मैंने आपको बताया। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपने हमेशा उसको कैसे एज्यूम करना है वो मैंने आपको बताया है। ये एजम्पशन वाली चीज जो है आप अपने पास नोट करके रख लो, और इसको, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आता है, बहुत बार आता है, बोर्ड्स में भी आता है और 11th के आपकी क्लासेस में भी आएगा।
जो आपके टर्मिनल एग्जाम्स होंगे या फाइनल एग्जाम्स होंगे, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में, हर क्लास टेस्ट में टीचर इसको हर बार क्वेश्चन को आपको देगा या देगी। ठीक है, इसको आपने इस तरह से, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। एपी का क्वेश्चन आ जाए या जीपी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से अजम्पशन करनी है। इसको नोट कर लो आप, नोट करके फिर मैं इसको अभी मिटाने जा रहा हूं, फिर मैं उसको वो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। मेरे को लगता है सबने नोट कर लिया होगा। मैं अब इसको मिटा रहा हूं। ये अब एक क्वेश्चन हम यहां पर जो अब गिवन है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, अभी मैंने बताया था जीपी अगर होता है तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स बी इज इक्वल टू ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक है, देन हमें गिवन है प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, that is a by r into a into ar is equal to -1। r से r कैंसिल हो गया, a क्यूब is equal to -1 and this implies a is equal to -1, क्योंकि -1 की क्यूब -1 होता है, बेस सेम, पावर सेम होने से a की वैल्यू हमारी -1 आ गई। तो a की वैल्यू हमारी आ गई, a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a इज इक्वल टू -1 अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं, तो इसमें नहीं, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम। तो यहां पर आया a प्लस ए आर प्लस, सॉरी एड टर्म्स तो हमने ये एज्यूम करी ना, a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12 गिवन है। इसको सॉल्व करो, ये आया a की वैल्यू -1 पुट करो तो ये आया -1 बाय आर प्लस -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, इसको r को उधर ले जाओ और 13/12 को इधर ले आओ, तो ये इज इक्वल टू हुआ -12 माइनस 12r -12 r स्क्वेयर इज इक्वल टू 13r। ये r इधर हो गया, ये r हो गया तो ये 12r हो गया, ये r स्क्वेयर हो गया तो 12r स्क्वेयर हो गया, ये r इज इक्वल टू जाके 13r हो गया, और ये 12 इधर -12r आ गया, ये -12 इधर -12r हो गया, और ये -12 इधर -12r स्क्वेयर हो गया। अब इस सारे को मैं उधर लेके जा रहा हूं, इस सारे को मैं अगर उधर लेके जाऊं तो ये होगा 12r स्क्वेयर प्लस 13r प्लस 12r प्लस 25r इज इक माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मतलब 12 12 आर 144, मतलब हमने प्रोडक्ट तो लेना है 144 और सम लेना है 25। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट तो 144 है और सम जो है वो 25 है? पता है आपको ऐसे कौन से नंबर्स है? ठीक है, बताओ। ये 12r स्क्वायर सॉल्व करके आप इसको, अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हैं? 144 की अगर मैं फैक्टर्स करूं तो 2 2s are 72, 2 2s are 36, 2 2s are 18, 2 से करूं
तो 9 3 से करूं तो 3। अब देखो 9 16 9 आर 144 होता है, 9 से आ रहा है 16 9 आर 144, तो यहां पर आया 16 इंटू 9। ये इससे पता लग गया हमारा कि दो फैक्टर्स जो है 16 और 9 है, तो हम इसको 16 और 9 लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिखेंगे, मैं ये ऊपर की टर्म जो है अभी थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पर मैं बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये जो आया 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर्स हो गए इसके। यहां से 4r कॉमन आ गया हमारा, 4r कॉमन आया तो ये आया 3r प्लस 4 प्लस यहां से 3 कॉमन आया, ये आया 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आया 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे आया r इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड r इज इक्वल टू माइनस 4/3। दो आंसर्स इसके आ गए, r की वैल्यूज हमारी। a जो आया हमारा कितना आया, a इज इक्वल टू -1 आया, r इज इक्वल टू कितना आया हमारा -3/4 एंड -4/3। अब इससे ये तो r और a आ गए और वो कह रहा है तीनों टर्म्स भी निकालो। तीनों टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास पहला एक हुआ -1 डिवाइडेड बाय -3/4 और -1 और -1 इंटू -3/4। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये होगा 4/3 इंटू -1 और ये 3/4, ये तीन टर्म्स हो गई। और अगर मैं इसको 4/3 करूं तो ये आया 3/4 -1 और -3/4 हाँ इंटू 3/4 इंटू नहीं 3/4। ये तीन हमारे, तीन ये आए और तीन ये आए, ये हमारा r आ गया, ये हमारा a आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जितने ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को आपने कभी भी नहीं भूलना। आप मान के चलो एपी एंड जीपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि इस क्वेश्चन को हर बार ही पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिजिट्स यही आएंगे, डिजिट्स कुछ भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि अगर जीपी में फर्स्ट 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो a बाय आर ए और ए आर एज्यूम करनी है। एपी में अगर फर्स्ट 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो a माइनस डी इन ए एंड a प्लस डी एज्यूम करनी है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, इसको हमने किया, एक डिफरेंट क्वेश्चन था। अब जैसा ये क्वेश्चन है, ये 11th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। वैसे तो पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पहले नहीं की हुई है, नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह फार्मूले है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कहें तो ये 11th के स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है। एक 11th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे एक्सरसाइज में इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। एक स्पेशल सीक्वेंस आ रही है इस क्वेश्चन में, एक सीक्वेंस आ रही है 7 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 एंड अप टू n टाइम्स। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस टू Sn निकालना है इसका। अब तुम कहोगे कि सर ये तो जीपी है ही नहीं, ये जीपी में कैसा क्वेश्चन आ गया? तो इसको हम स्पेशल सीक्वेंस बोलते हैं।
इस स्पेशल सीक्वेंस को हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अगर एक डिजिट बार बार जो है रिपीट हो रहा है और वो नंबर ऑफ डिजिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर एक डिजिट है, यहां दो है या तीन है या चार है या पांच है, और डिजिट सब में सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 7 प्लस 777 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें अगर मैं 7 कॉमन ले लूं सारे में से, तो क्या बचेगा? 7 कॉमन ले लूं, 7 में से 7 गया 7, 777 में से 2 7 गए, तो यहां पर 11 आया, प्लस यहां 111 आएगा, यहां 4 टाइम्स 1 आएगा, प्लस सो ऑन, इसी तरह से ये आता चला जाएगा। और इसको मैं अगर सारे को 9 से डिवाइड कर दूं और 9 से यहां मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड वाला तो मैंने बाहर रख लिया और मल्टीप्लाई वाला मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 डैश डैश डैश, ये हमारी एक सीरीज बन गई। और ये इज इक्वल टू आया 7/9। इस 9 को हम 10-1 लिख सकते हैं, 9 को 10-1 लिख सकते हैं, प्लस इस 99 को हम 10² -1 लिख सकते हैं, 999 को हम 10³ -1 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन। ठीक, देखो अब मैं आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझाता हूं। कोई भी डिजिट आ जाए, उस डिजिट को आप कॉमन ले लो, 111 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 111 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाहर 9 से डिवाइड कर दो और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा क्वेश्चन जो है 9999 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको 10² 10³ 10⁴ की पावर में कन्वर्ट करना है हमने, तो ये 10-1 होता है, ये 10² -1 होता है, ये 10³ माइनस, देखो 9 जो है 10-1 9 होता है, 10² जो है 100 - 1 99 होता है, 10³ जो है 1000 - 1 999 होता है। इसी तरह से 10⁴ -1 9999 होता है, ये होता है। अब इसको जीपी में कैसे हमारा कन्वर्ट हो गया, ये इसको हम 7/9 इंटू इसको हम 10 प्लस 10² प्लस 10³ प्लस 10⁴ प्लस ये जो है हमारी एक जीपी बन गई, ये जीपी बन गई, और माइनस ये ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, 1 को एडेड n टर्म्स, जहां पर हमारी कॉमन रेशियो n है वहां पर n a होता था, a हमारा 1 है तो n इंटू a, n इंटू 1, ये आंसर आ गया हमारा n। ठीक है, और ये आ गई हमारी जीपी, ये हो गई जीपी, और ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ हमारा n, इसका आंसर हुआ हमारा फार्मूला। हम जीपी का अगर लगा दें तो जीपी का फार्मूला हमारा होता है, यहां पर a जो r जो है वो मोर देन 1 है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वो हुआ a मतलब यहां पर 10 है, r का मतलब वो भी 10 है, इंटू n, 10 की पावर n -1 होल रेज टू द होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, और होल बाहर ये जो है बाहर सबके 7/9 है, 7/9 तो है ना, ये जीपी का मैंने फार्मूला लगा दिया, ये -n लिख दिया, तो ये इज इक्वल टू हमारा फार्मूला आ गया 70/81 इंटू 10⁻n - 1 माइनस 7/9 n, ये इसका सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हो गया।
अब इसमें आप अगर 1 की वैल्यू पुट करोगे, 1 की वैल्यू पुट करके जो आएगा वो 7 ही आएगा आपका, करके देख लो इसमें, ठीक है। ये एक स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। उन स्पेशल सीक्वेंसेस, जो आपका अगला टॉपिक है वो यही स्पेशल सीक्वेंसेस वाला है। ये स्पेशल सीक्वेंसेस जो है आपके जीपी में एक क्वेश्चन आ गया, इसी तरह की स्पेशल सीक्वेंसेस और बहुत सारी होती हैं। उन बहुत सारी स्पेशल सीक्वेंसेस को सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनके सबके अलग अलग तरीके हैं। जो मैं जीपी और एपी में तो फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर फार्मूले ना होकर आपको एक स्पेशल सीक्वेंसेस के हर तरह के अलग अलग फार्मूलेस जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आती है एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। या इसमें अभी एक और चीज है, एक क्वेश्चन, इसमें अभी 2 क्वेश्चंस और हैं एग्जांपल्स में, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूं। कि एग्जांपल्स तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे ही करवाऊं। क्यों? क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और एग्जांपल्स तो मैं सारे ही करवाऊंगा, क्वेश्चंस में सारे नहीं करवाऊंगा। वो क्वेश्चंस आपको खुद ही करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, एंड वो कहता है कि इसकी टोटल 10 जनरेशंस में टोटल कितने मेंबर्स बनेंगे। अब ये देखो, 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब क्या है, एक के 2 पेरेंट्स हैं, फिर 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उसके 16 ग्रैंड 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 पेरेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये उसकी जनरेशन बढ़ती जा रही है। अब वो कह रहा है कि उसकी टोटल 10 जनरेशंस में 10 जनरेशंस हाउ मैनी members are there in all। मतलब उसकी टोटल 10 जनरेशन में कितने लोग हैं। अब वो कहे कि 4 जनरेशन में कितने लोग हैं, 16 + 8 24 + 8 28 + 2 30, ऐसे कह रहा है 10 जनरेशन को अगर मिला दिया जाए तो टोटल कितने मेंबर्स बनते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें S10 निकालना है, ठीक है। और यहां पर a = 2 है, यहां पर 4 / 2, 8 / 4 और 16 / 8 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है। r = भी हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब S10 निकालना है हमें। S10, r जो है मोर देन 1 है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a r⁻n - 1 divided by r - 1 and it is equal to 2 into 2⁻10 - 1 whole divided by 2 - 1, ठीक है। अब ये आया 2 - 1 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2⁻10 2⁻11 - 2, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 into 2⁻10 वी नो 1024 होता है, -1 ये हुआ 2 into 1023 and is equal to 2046. This is the total number of members in the 10 generations of that child. मतलब उसकी 10 जनरेशंस में टोटल 2046 मेंबर्स रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि उसमें जिंदा है या मर गए हैं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल मेंबर्स जो है, टोटल फैमिली मेंबर्स जो है वो 2046 होंगे। ये जो है टोटल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हुआ। अब इसमें एक और नया टॉपिक आया है, वो जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है,
वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वर्ड बोल रहा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस होती है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी विल बी, दैट इज ए, जी एंड बी। इन तीनों में जी अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी, दोनों की रेशियो सेम है। इससे क्या हुआ कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू बी आया और जी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। जैसे अर्थमेटिक मीन क्या होता था? अर्थमेटिक मीन होता था, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 होता था। ये अर्थमेटिक मीन होता है और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का, जैसे वो कहता था कि दो नंबर्स के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करो ताकि वो सारे के सारे नंबर्स मिलके एक एपी बन जाए। इसी तरह से दो नंबर्स के बीच में, जैसे 1 एंड 256 के बीच में, 1 एंड 256 के बीच में वो कहता है कि तीन नंबर्स इंसर्ट करो, मतलब 1 G1 G2 एंड G3 एंड 256, वैसे तीन नंबर्स इंसर्ट करो कि ये पांचों के पांच एक जीपी बन जाए। तो ये जो है, इफ दिस फॉर्म से जीपी, अगर ये जीपी है तो यहां पर n इज इक्वल टू हमारी कितनी हुई? 1 2 3 4 5, n 5 हो गया, a हमारा 1 हो गया और r जो है हमारा क्या हुआ, हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर और an इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू हमारा 256 हो गया। तो यहां पर a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 256 है। a हमारा 1 है तो a को 1 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 256, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है यहां पर? 5। तो n की जगह अगर मैं यहां 5 पुट कर दूं तो ये r रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256 आया, एंड दिस इज इक्वल टू r रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4। तो यहां पर r इज इक्वल टू हमारा आंसर प्लस माइनस 4 आ गया। इस r की वैल्यू इसमें पुट करते चले जाओ, आपके जो है चारों के चारे ये आ जाएंगे, मतलब a ar स्क्वायर ar क्यूब, ये इनमें तीनों में पुट कर दो। ar पुट करें तो 1 इंटू r 4 हो गया और 16 हो गया और 64 हो गया, और एक माइनस 4 अगर हम रखते हैं तो -4 16 और -64, ये 3 डिजिट्स ये हो गए इसके, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए। ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला है। एक और इसमें चीज है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या है, कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर हमने दो नंबर्स के बीच में निकालना है, ठीक है, तो ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। जैसे मैं अगर कहूं कि फाइंड AM and GM between 5 and 125, 5 and 125 के बीच में जो है AM और GM निकालो। अब AM इज इक्वल टू क्या हुआ? AM इज इक्वल टू आपका होता है A प्लस B बाय 2, दैट इज 5 प्लस 125 130 बटे 2 इज इक्वल टू 115, और GM इसमें होगा रूट AB
रूट ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू 125 का रूट दैट इज 625 का रूट दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आया 25। और यहां पर देखो कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। am हमेशा gm के बराबर होगा या इक्वल होगा, तो बड़ा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ये am और gm का रिलेशन है। ये जो है आपका टोटल कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अब इसमें एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस अब आपके इसमें आएंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। A20 और an निकालना है हमें। जीपी क्या है? 5/2, 5/4 और 5/8, ये जीपी है। इसका A20 निकालना है और an निकालना है। अब यहां पर a इज इक्वल टू 5/2 है, r इज इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 है, ये कैंसिल कर दिया, ये 2r हमारा हाफ आ गया। दूसरा चेक करके देख लेना, वो भी हाफ ही आएगा। ये a इज इक्वल टू 5/2 आया और r इज इक्वल टू हाफ आया। अब हमने A20 निकालना है, तो A20 इज इक्वल टू r इज लेस देन 1 है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आया, सॉरी समने निकालना, हमें यही निकालना है। तो ये a r रेज़ टू द पावर n-1 हुआ। a है हमारा 5/2 इंटू r है हमारा हाफ, दैट इज 20-1 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/2 होल रेज़ टू द पावर 19 एंड इट कैन बी 5/2 रेज़ टू द पावर 20। ये 2 रेज़ टू पावर 19 और 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 20 हो गया। इसी तरह से A20 हमारा ये आ रहा है, तो a रेज़ टू द पावर n हमारा आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गया ये वाला। ये एक्सरसाइज का बचने की चीज है, इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।